हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जदिया और आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोहर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में और कुछ एनर्जी से रिलेटेड हम लोग डेफिनेशन देखने वाले हैं कि इन डेफिनेशंस का यूज हम किस तरीके से बोहर एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोहर एक्सपेरिमेंट को हमने लास्ट 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि बोहर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्या ये हमें एक्सप्लेन करता है। फिर हमने इसके एप्लीकेशन पार्ट देखे थे। हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बोहर एक्सपेरिमेंट की जो एप्लीकेशन पार्ट्स है उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। और लास्ट इस वीडियो के लास्ट के अंदर, लेक्चर के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एनर्जी से रिलेटेड डेफिनेशंस यूज करते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो आपको बोर्ड पर 3 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। इन तीनों को हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अगर आप लोग खुद से ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो और अपना जो भी आंसर है उसको कमेंट के अंदर हमें मेंशन कर सकते हो। राइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल है, हमें कुछ जो एप्लीकेशन पार्ट था उसको याद होना चाहिए। देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको ये बताया था कि जो हाइड्रोजन एटम था, मतलब जो बोहर का जो एक्सपेरिमेंट है वो ओनली एप्लीकेबल होता है हाइड्रोजन एटम पर। राइट, मतलब कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही वर्क करता है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर वर्क नहीं करता। तो देखो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हीलियम प्लस लिया, हीलियम का कैटायन लिया हमने, लिथियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बेरिलियम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी बेरिलियम प्लस 3 आ जाएगा ना, B+3 आएगा, तो B+3 हमने 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दिए। तो हम हमेशा जब भी बोहर का एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे एटम पर अप्लाई करेंगे उसे हम लोग पहले क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद में ही हम उस पर क्या कर सकते हैं, बोहर का एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन पार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब ये नहीं बोल सकते कि सीधा डायरेक्ट कि लिथियम एटम के लिए आप लोगों को क्या करना है, उसमें इलेक्ट्रॉन की रेडियस को, या सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करना है, एटम की रेडियस कैलकुलेट करनी है। राइट, तो यही इसका ड्रॉबैक होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही एप्लीकेबल होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो आपको फर्स्ट ऑर्बिटल दे रखा, इन सभी का क्या है हमारे पास में फर्स्ट ऑर्बिटल। और मैंने आपको जब हमने रेडियस कैलकुलेशन की थी तो रेडियस कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया था कि हम रेडियस के अंदर आर जो होता है वो क्या होता है, n² z, ये होता है। अब देखो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, ऑर्बिट जो है, नंबर ऑफ ऑर्बिट वो कांस्टेंट है। इन सभी के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, कांस्टेंट है। और हमने ये देखा था कि अगर हम, सॉरी थोड़ा गलत है, तो देखो अगर n² को हम कांस्टेंट कर दें तो बताओ r जो होगा, रेडियस जो होगी वो किसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सही बात। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम n² को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो देखो r किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/z इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मीनिंग जिसका z ज्यादा होगा उसकी रेडियस कम होगी, है ना। इसके अकॉर्डिंग तो हम यही बता सकते हैं। ध्यान रखना, हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं। हमने इन सभी को सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ही कन्वर्ट करा है। ठीक है, आप यहाँ पे ये मत सोच के चलना जो प्रिडिक्टेबल वाला कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा है ना, मतलब अलग से हम लोग कर कॉन्सेप्ट यही लगेगा आगे जाकर के, बट ये मेनली इसका ड्रॉबैक यही होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही वर्क करता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन पर हम नहीं लगा सकते। तो देखो आप लोग इसमें सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के लिए आप बार बार सबकी कैलकुलेट करो, इससे बेटर है आप सीधा आइडिया लगाओ। आइडिया क्या लगा सकते हैं हम लोग, देखो बेरिलियम का z सबसे ज्यादा होगा, अगर इसका ज्यादा z है तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, कम होगी। मतलब सिंपल सा ये ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास। सॉरी, हाइड्रोजन की रेडियस सबसे ज्यादा आ जाएगी, ये ऑर्डर बन जाएगा। सॉरी, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 सेकंड के अंदर आंसर आता है, बस हमें ये पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी पर डिपेंड रिलेटेड है वेलोसिटी से। इफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम v, आपको फर्स्ट
ऑर्बिट दे रखा है हाइड्रोजन एटम का, उस फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है v। ध्यान से पढ़ना, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2। बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्या करता है, वो Li+2 पढ़ते ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट थर्ड ऑर्बिट देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल दे रखा है, दोनों को रिलेशन निकाल करके हम आंसर निकाल देते हैं। आंसर आता है 9v, जो कि गलत होता है। आंसर आएगा आपका v। अब देखो कैसे आएगा, बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट ऑर्बिट हमें दे रखा है हाइड्रोजन एटम का, उसके लिए v है, हम रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो v 1 अपॉन में क्या कर देंगे हम, v3 कर देते हैं एक बार के लिए, और ये हाइड्रोजन के लिए ऊपर वाला, ये लिथियम के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग बस सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ये हो जाएगा आपका v क्या होगा n/z, और ये भी क्या होगा n/z, ये तो हो जाएगा 1, ठीक है, सीधा डायरेक्ट आप इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। तो आंसर क्या आएगा, सॉरी z/n होता है, तो z कितना होगा लिथियम का, 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा टोटल। तो ये भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि लिथियम के लिए देखो Li+2, इसका z कितना होता है, z होता है 3, और आपको n भी कितना दे रखा है 3, तो z/n करोगे आप लोग तो 3/3 = 1, तो 1 आ गया। इसका मतलब अगर ये 1 है, ये भी 1 है, ये आपको v दे रखा है, तो v3 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, बताएं, v3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लिथियम नहीं दे करके आपको हाइड्रोजन दे रखा होता तो आंसर क्या आता, 9v आता। लेकिन आपको लिथियम दे रखा है, इसीलिए आंसर क्या नहीं आएगा, 9v नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको मिस्टेक नहीं करनी है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एनर्जी से रिलेटेड है, मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें रेडियस वाला भी आ गया, वेलोसिटी वाला भी आ गया, और एनर्जी का भी आ गया। देखो इसको कैसे करेंगे, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको दे रखा है, आपसे पूछा गया व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन फोर्थ सेल। एक सेकंड, ये ऑप्शन जो है वो शायद गलत हो गया, ये किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन आ गए, क्योंकि ये हिस्सा नहीं आएगा, ठीक है। इस ऑप्शंस को आप मिटा देना एक बार के लिए, ठीक। ऑप्शन में आपको एक बार चेक करके बताता हूँ कि ऑप्शंस क्या है ना। चलिए ऑप्शन नंबर लिख लेते हैं। ऑप्शन आपको दे देगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आपको दे देगा माइनस का 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन। एंड ऑप्शन नंबर सी आपको दे देगा माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दे देगा माइनस का 1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक। तो करेक्शन कर लेना, वो ऑप्शन जो है वो किसी दूसरे क्वेश्चन के आगे थे। चलिए बहुत सिंपल, देखो अगर किसी को ये नहीं पता होगा कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो कभी भी आंसर सॉल्व नहीं कर सकता। देखो कैसे कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डबल होती है टोटल एनर्जी की, ए टोटल। बस अगर ये आपको ये रिलेशन पता है, आप इजीली क्या कर सकते हो, आंसर सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, देखो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत टाइम जाता है। सिंपल सा मेथड, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ट्वाइस होती है टोटल एनर्जी। हम क्या करेंगे, हम टोटल एनर्जी निकालेंगे फोर्थ ऑर्बिटल के लिए। हम निकाल चुके हैं फोर्थ ऑर्बिटल के लिए। देखें इसके लिए हमें कितनी होती है, इसके लिए हमारे पास में होती है माइनस का 0.85। ध्यान रखें ये होती है टोटल एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट के लिए। ये मैंने आपको बता रखा है लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी थी और मैंने आपको 6 के लिए निकालने की बताई थी। आई होप आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे C जो है वो कितना है, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आता है तब जब हमारे पास में टोटल एनर्जी होती है फोर्थ ऑर्बिटल के लिए, ठीक। हमें क्या पूछा गया, पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसका ट्वाइस आ जाएगा, है ना। तो लगभग इसका ट्वाइस करोगे, माइनस का 1.70 इसका आंसर आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। आपको मैंने लिखवा भी रखा है कि फोर्थ सेल के लिए कितनी एनर्जी होती है, यही होती है चांसेस है। आप लोग चेक कर सकते हो कितनी कितनी होती है लगभग, और उसको कैलकुलेट करके आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज आप लोग वैसे भी जा सकते हो कि आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करो, वहां से भी आप क्या निकाल सकते हो, ये एनर्जी निकाल सकते हो। बट वो लेंथी प्रोसेस होता है, उसमें आपको सारी वैल्यू लिखनी पड़ती है। इससे अच्छा है
कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ट्वाइस होती है टोटल एनर्जी के। और एक और रिलेशन ध्यान रखना कि जो वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की होती है और जो वैल्यू टोटल एनर्जी की होती है, टोटल एनर्जी हमेशा माइनस में आएगी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्लस में आएगी। दोनों सेम होते हैं, जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब साइन चेंज होता है। अगर टोटल एनर्जी माइनस में है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में होगी। ठीक, अगर आपको यहाँ पे मान लो कि आपसे क्या पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं दे करके सॉरी आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी होती, अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी होती तो भी हम क्या करते, फोर्थ ऑर्बिटल के लिए टोटल एनर्जी निकाल लेते। जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आती है उसका जस्ट रिवर्स, मतलब जो वैल्यू होगी वो माइनस में आ रही है उसको हम प्लस में लिख देंगे। सपोज इसी क्वेश्चन को अगर हम और एक और बनाए, इसी क्वेश्चन में से आपको फर्स्ट ऑर्बिट बोहर ऑर्बिटल के लिए हाइड्रोजन दे रखा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा जाता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो बस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। बस इसमें से साइन चेंज हो जाएगा। आप जो माइनस साइन यूज करते हो टोटल एनर्जी के लिए वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है, उस वजह से माइनस साइन आ जाता है। बट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², हमने डेरिवेशन देख रखा है, उसके अकॉर्डिंग माइनस का साइन हट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और किसके इक्वल होती है, टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। बस साइन जो है वो चेंज होता है, ये माइनस में होती है और ये प्लस में होती है। एक और रिलेशन देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी भी किसके इक्वल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मान लो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालें तो कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से आप लोग ऐसे कुछ रिलेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कौन इनफाइनाइट पर मैक्सिमम होता है, कौन इनफाइनाइट पर मिनिमम होता है, ये हमें पता होना चाहिए, या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करो, फिर हम और मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे, वो भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास में डेफिनेशन है उनको। राइट, चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, टोटल 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। इफ द वैल्यू ऑफ En इज इक्वल टू माइनस का 78.4 किलो कैलोरी पर मोल, द ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिट इज एट हाइड्रोजन एटम। तो आपको ये बताना, अब देखो हमने यूनिट कन्वर्जन देखा था, यूनिट कन्वर्जन में हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलोजूल पर एटम में या फिर किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने तो देखा ही नहीं था किलो कैलोरी पर मोल के अंदर, लेकिन क्वेश्चन तो आ गया। अब देखो अभी बताते हैं आपको कैसे करना है। आपको सिंपल सा है, देखिए आपको क्या करना है कि आपके पास में जो टोटल एनर्जी थी वो क्या होता है, माइनस का 13.1 माइनस का Z² अपॉन में n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हमने देखा था। बस इसको चेंज करना है, क्या करना है, माइनस का Z² अपॉन में n² इंटू 313 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। अब आपको देखो En आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि ये जो En आएगी ये किस ऑर्बिट के लिए आएगी, आपको n² कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, देखो आपको ये वैल्यू दे रखी है माइनस का 78 और क्या आ जाएगा 78.4 इज इक्वल टू Z² अपॉन में n²। Z² तो कितना हो जाएगा 1 इंटू क्या आ जाएगा 313, बस n कितना आ जाएगा आपके पास, n² आ जाएगा आपके पास में। इसको इस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे, तो कितना आ जाएगा 313 डिवाइड बाय 78.4, ये आएगा लगभग 4, n² आएगा 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सिंपल है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एनर्जी से रिलेटेड। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ये थ्योरेटिकल, इसमें आपको थोड़ी थ्योरी याद होनी चाहिए। देखें, ऑन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, जो बोहर का जो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है उसके अंदर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव, ये तो बिल्कुल भी नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा तो इसके अंदर एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं आएगा। सेकंड, इलेक्ट्रॉन मूव्स एमिटिंग रेडिएशन, अगर एमिटिंग रेडिएशन मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट में कभी भी वो रेडिएशन को एमिट नहीं करता, अगर स्टेशनरी में भी वो रेडिएशन को एमिट करेगा तो
अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वो किस में चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू NH/4 होता है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये। जब भी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है तो वो कभी भी क्या नहीं करता, एनर्जी को एमिट नहीं करता, ना तो एनर्जी को गेन करता है ना ही एनर्जी को लूज करता है, राइट। वो हमेशा एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ क्या करता है, स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। हाँ, अगर वो अपने एनर्जी लेवल को चेंज करेगा तो वो उस टाइम एनर्जी को गेन भी करेगा और उस टाइम एनर्जी को लूज भी करेगा, ठीक। देखो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ बोर्स रेडियस हाइड्रोजन एटम। बस आपको ये बताना है, हमने फॉर्मूला देख रखा है, कितना होता है 0.529, हम एंगस्ट्रॉम लिखते हैं। आपको बस एंगस्ट्रॉम की यूनिट कन्वर्जन करना है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बस कितना हो जाएगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा, बस इतना सर। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स मॉडल द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अब जो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट है वो किसके इक्वल होगी, देखो कभी भी वो फर्स्ट ऑर्बिट के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर फर्स्ट ऑर्बिट के इक्वल होगी तो फिर वो थर्ड ऑर्बिटल की रेडियस हो सकती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 3 टाइम्स हो सकती है या नहीं हो सकती, देखो 3 टाइम्स नहीं हो सकती क्योंकि हम n स्क्वायर लेते हैं, तो 3 टाइम्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस अब आपको पता चल गया कि हम लोग n स्क्वायर लेते हैं, इसका मतलब अगर 3 है हमारे पास में तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आंसर क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप लोग क्या क्या यूज करते हो, ठीक है। आपको पेन भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे जो आने वाले एग्जामिनेशन है, ठीक। आप लोग और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, अदर गाइड यूज कर सकते हो, आप लोग वहां से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम यहीं तक अपने क्वेश्चंस को स्टॉप करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी से रिलेटेड जो भी हमने डेफिनेशन देखी है, मतलब देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सी एनर्जी से रिलेटेड डेफिनेशन है, इनका यूज हम किस तरीके कर सकते हैं और उन पर किस तरीके से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम यही देखेंगे कि एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशंस हैं और किस तरीके से यूज किया जा सकता है, ओके। तो आप इसको कॉपी करो इन क्वेश्चंस को, फिर हम आगे मूव करते हैं एनर्जी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन के, ओके। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं डेफिनेशन रिलेटेड टू एनर्जी की, किस तरीके से हम लोग एनर्जी से रिलेटेड डेफिनेशन देख सकते हैं। मैक्सिमम इनका जो यूज होता है वो न्यूमेरिकल पार्ट्स में ही यूज होता है। इन पर भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इनको थ्योरेटिकली ही पढ़ते हैं, इनका कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं करते, ठीक। मतलब जो न्यूमेरिकल टाइप से करना होता है वो नहीं करते, बस हम इनकी डेफिनेशन एक लाइन में डेफिनेशन लिख के इनको खत्म कर देते हैं। बट हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हम न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा एडवांस डेफिनेशन नहीं, ठीक। देखो हम इसको एक डायग्राम से समझ लेंगे इजीली, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये फर्स्ट, देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अभी अगर 11th के स्टूडेंट देख रहे हैं तो इसको देख करके आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जो ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है, या जिसने थोड़ा एडवांस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले से पढ़ रखी हो, मान लो ये वापस से देख रहा हूँ, उसको देख करके ये जरूर डाउट आएगा और हो सकता है कमेंट बॉक्स में ये लिखे कि ये डायग्राम जो है ये डायग्राम गलत डायग्राम, ठीक। कैसे, देखो ये जो गैप होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम मर्जी आए जैसे गैप बना देते हैं, ऐसा गैप कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें गैप क्या होता है, जैसे हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो उस रेडियस के अकॉर्डिंग ही क्या आता है, वो गैप आता है ना। तो वो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। बट आप लोगों के लेवल तक कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको एनसीईआरटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले, राइट। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये हमारे पास में कौन सा सेल हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो आपको कॉन्सेप्ट पता आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट बात हुई है। आप न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो, खाली डेफिनेशन रटोगे उससे न्यूमेरिकल सॉल्व कभी भी नहीं। देखो ये हमारे हो गया न्यूक्लियस, ठीक। और ये हमारे पास में क्या हो गया, एनर्जी लेवल, इसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल। ये हमारे पास में क्या है, एनर्जी लेवल। अब देखो जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट,
ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट जो होता है ये सबसे पास में होता है, इस वजह से इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, लो एनर्जी होती है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास में होता है, तो न्यूक्लियस के पास में होने की वजह से ये क्या होता है, इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, एनर्जी कम होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट को। बस इतना सा ध्यान रखना, जो भी ऑर्बिट न्यूक्लियस के जब जस्ट पास में होगा, यानी 1s जो होता है वो होता है ग्राउंड स्टेट। ठीक, हम आगे देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर कि 1s और 2s या एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे। ग्राउंड स्टेट के एक्सेप्शन, मतलब ग्राउंड स्टेट के अलावा जितने भी हमारे पास में एनर्जी लेवल्स होंगे उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, उन सभी को हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो ये हमारी जितनी भी हो जाएगी एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट। एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन आप खुद देख सकते हो। एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट ऑल ऑर्बिटल, ऑर्बिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, और ऑर्बिट्स आर एक्साइटेड स्टेट। तो ये हो जाएगी हमारी एक्साइटेड। एक होती है हमारे पास में ग्राउंड स्टेट जो कि जस्ट न्यूक्लियस के पास में होता है। उस ग्राउंड स्टेट के अलावा जितने भी हमारे पास में ऑर्बिट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। मतलब कि अगर आपको एक्साइटेड स्टेट बतानी है, अगर आपको पूछा जाता है कि बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, हाँ सेकंड ऑर्बिट होगा, सेकंड ऑर्बिट। बताओ आपसे पूछा जाता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, हाँ तो ये हो जाएगी आपकी थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, समझ में आ रहा है, बस इतना ही हमें पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक आता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये भी, इसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है। देखो बहुत सिंपल है, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है जब हम इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरी एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाते हैं, तो वो उसका क्या मतलब उसको लेकर के जाने में जो एनर्जी का चेंज होता है, मतलब जो एनर्जी हमें चाहिए होती है, वो क्या होता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है। देखिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ा है जो कि ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में से अगर हम ग्राउंड स्टेट से उठा करके हम इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट में डालते हैं, तो बताओ ये तो इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये निकालने के लिए हम करते हैं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। बताओ ई इनिशियल हमेशा क्या होगा, ई इनिशियल हमेशा 1 होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है, तो बताओ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कैसे आएगा, E2 माइनस क्या कर देंगे, E1 कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। बताओ अगर हमें सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, E3 माइनस E1। बताओ अगर हमें थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, E4 माइनस E1। अगर हमें nth एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, हाँ En+1 माइनस E1। तो ये ध्यान रखना, ये जनरल फॉर्मूला है एक्साइटेशन पोटेंशियल का। अगर हमें nth एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या कर देंगे, En+1 माइनस में हम क्या कर देंगे, E1 कर देंगे। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल वो चीज होती है जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से किसी भी दूसरे एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। फिर आता है नेक्स्ट सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी, ठीक, तो सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, देखो सेपरेशन एनर्जी में ध्यान रखना आप लोग, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट तक लेकर के जाते हैं, ध्यान रखना एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट तक लेकर के जाते हैं, तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेपरेशन एनर्जी। वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, सेपरेशन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है और यहाँ इनफाइनाइट है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को, ये एक्साइटेड स्टेट में है, इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके हम इनफाइनाइट पर लेकर के आते हैं, और इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, सेपरेशन एनर्जी डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एक्साइटेड पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। सही है, तो बताओ अगर हमें फर्स्ट एक्साइटेशन या फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी निकालनी है, सॉरी SE हो जाएगा,
फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी निकालनी है। तो बताओ फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी क्या आएगी? देखो ई फाइनल कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट माइनस में हम क्या कर देंगे E2, है ना भाई। इनिशियल में वो कहाँ था? E2 में था। फाइनल हम कहाँ पे लेके आ गए? इनफाइनाइट। मतलब कि फाइनल जो होगा हमारे पास में क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। अगर हमें सेकंड निकालनी है सेपरेशन एनर्जी तो ये क्या हो जाएगा? ई इनफाइनाइट माइनस E3। थर्ड आपको निकालनी है तो बताओ थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड सेपरेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ई इनफाइनाइट माइनस में क्या आ जाएगा? E4। सेम वैसे ही अगर आपको nth सेपरेशन एनर्जी निकालनी है, nth सेपरेशन एनर्जी आप कैसे निकालोगे? ई इनफाइनाइट माइनस में En+1। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? ये इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। सेपरेशन एनर्जी क्या होती है? जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से लेकर के उसको इनफाइनाइट तक लेकर के आते हैं, वो होती है उसकी सेपरेशन एनर्जी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो इसको हम लोग पीरियडिक टेबल में भी पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इसको बोला जाता है। एक बार इसको हम IE या फिर IP से डिनोट करते हैं। बहुत सिंपल है, किसी भी और ये सब चीजें हम करेंगे वो आइसोलेटेड गैसेस एटम में करेंगे, ठीक है। अब आइसोलेटेड गैसेस एटम क्या होता है वो मैं आपको पूरा पीरियडिक टेबल में जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे वो तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। देख सेपरेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? सेपरेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस ये होता है कि देखो सेपरेशन एनर्जी जो होती है वो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट तक लेकर जाता है। अगर हम ग्राउंड स्टेट से इसी इलेक्ट्रॉन को अब अगर हम यहां से लेकर के इनफाइनाइट तक लेकर के आ रहे हैं, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से लेकर के इनफाइनाइट तक लेकर के आते हैं, तो इसके लिए जो एनर्जी डिफाइन की जाती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को आप कहां से लेकर के आ रहे हो? ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो बताओ IP क्या हो जाएगा? ई इनफाइनाइट माइनस में क्या आ जाएगा? E1। यानी फर्स्ट उसके ग्राउंड स्टेट से हम लोग उसको इनफाइनाइट तक लेकर के आ रहे हैं। ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक लेकर के आने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरीके से हम लोग ये कुछ एनर्जी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने देखा ग्राउंड स्टेट क्या होता है? जो न्यूक्लियस के जस्ट पास सेल होता है, मतलब ऑर्बिट होता है, वो कहलाता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अलावा जितने भी सारे ऑर्बिट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है हमारे पास में जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट के किसी ग्राउंड स्टेट से लेकर के किसी दूसरे एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो उसमें रिक्वायरमेंट जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? एक्साइटेशन पोटेंशियल। ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होता है। ई इनिशियल हमेशा क्या होगा? E1। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेपरेशन एनर्जी क्या होती है? सेपरेशन एनर्जी होती है जब हम इलेक्ट्रॉन को उसके एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट तक लेकर के आते हैं तो रिक्वायरमेंट एनर्जी क्या कहलाती है? सेपरेशन एनर्जी। और सेम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से लेकर के इनफाइनाइट तक लेकर के जाते हैं उसमें रिक्वायरमेंट एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, राइट। इस तरीके से ये कुछ एनर्जी की डेफिनेशंस हैं। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, राइट। तो ये था पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की बोर्ड से रिलेटेड, और हमने ये देखा था कि किस तरीके से एनर्जी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होती है और इनका हम यूज जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इन पर भी जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम पूरा का पूरा वाइंड अप करेंगे कि बोहर का एक्सपेरिमेंट जो है या उसके जो ड्रॉबैक्स है वो हम देखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में हम लोग अपना नया डायरेक्शन थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की उसको स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को 11th क्लास के लेवल तक को नहीं पता होता कि जो आगे वाले जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स पर होते हैं, पीछे वाले जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्वांटम पर बेस्ड होते हैं। फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हो क्लासिकल फिजिक्स, और इस तरीके से तो आप फिजिक्स में आपके फिजिक्स के जो टीचर्स होंगे वो आपको बता देंगे। बट हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखने वाले हैं एक नए टाइप का एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग स्मॉल स्केल पर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, राइट। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आप लोगों ने अभी तक प्रोटॉन केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लिया होगा और पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर लिया होगा ताकि आप जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनका अपडेट मिस ना करें, और कनेक्टेड रहिए। आप लोगों के लिए बहुत सारा अच्छा सा कंटेंट जो है वो इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप खुद भी कनेक्टेड रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कनेक्ट रहने के लिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।